जनसुराज पार्टी कल तक महफिलों में थी, आज सुर्खियों में है। लेकिन इस जीत के पीछे की बड़ी कहानी क्या है? वो क्या मूल कारण रहे जो जनसुराज को और प्रशांत किशोर को जीत की ओर अग्रसर लेके चले गए? आखिर कहानी एक लाइन की है या फिर इस कहानी के पीछे कई सारी बड़ी कहानियां छुपी हैं? पटकथा क्या है और किस तरीके से इस पूरे 1 डेढ़ महीने में इस कहानी की रचनाएं हुई हैं कि क्या-क्या ऐसे कदम उठाए गए जनसुराज की तरफ से जो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को जीत दिलाते हैं। और ऐसे में सिर्फ प्रशांत की जीत, ये जनसुराज की जीत है या फिर आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ बड़ी गलतियां की हैं? यही जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। सर, मूल कारण तो हम लोग जानेंगे कि आखिर बड़े कारण क्या रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जीत हुई है, बहुत लोगों को तो अब भी कहीं ना कि ये पचा पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो समीकरण टूट गया और जातियों ने किस तरीके से जाति के बैरियर को तोड़ के वोट किया है। लेकिन कारण के तहत हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो परत क्या रही। एक एक परत को खोल के आप बताएं कि ये सारी चीजें हुई हैं, तब जाके जनसुराज जीता। देखिए, प्रशांत किशोर की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, जी। मुझे लगता है कि परिणाम से पहले उन्हें भी इस बात का आभास नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ये वास्तव में अविश्वसनीय जीत है। जी। और अगर आप सही में समीक्षा करें तो ऐसे कई ठोस वजह पहले दिखते थे कि प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये जीत हुई है। और मुझे लगता है कि वास्तव में उनकी जीत जो है वो जनता की ही ताकत रही। जनता ने हर दीवार, चाहे जातिगत समीकरण का हो, धर्म के समीकरण का हो या पार्टी के समीकरण का हो, हर हर जो बाउंड्री है वो जनता ने तोड़ दी। और वो तोड़ने के बाद वो प्रशांत की ओर गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये प्रशांत किशोर के नेतृत्व की जीत है या ये जो निराशा है उसकी एकजुटता की जीत है। इसको समझने वाली बात है। देखिए, इस इलेक्शन में जो भी हुआ मुझे आश्चर्य में ही डाल दिया। मुझे तो ये बात भी अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है कि इस बांकीपुर विधानसभा से स्वयं प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। ये विषय भी बहुत आसानी से पचने वाला नहीं है, जो कि हो गया। इसके इसके पीछे की कहानी एक बहुत ही सीनियर और बिहार के जो प्रबुद्ध मुस्लिम नेता रहे हैं, अगर आप उनकी जुबान पे विश्वास करें तो इसकी जो डील थी, प्रशांत किशोर ने काफी सोच समझ के निर्णय लिया। एक एक बड़ा डील हुआ उनका और बहुत ही ठोक बजा के उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस मैदान में कूदना है कि नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को आश्वासन दिया कि इस बार जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा वो अपने हिस्से का वोट अपने लिए वो प्रचार न करके आप में ट्रांसफर करने का प्रयास करेगा। यानी कि जो विपक्षी पार्टी का जो वोट है उसमें बिखराव नहीं होगा। आप अघोषित तौर पे एक उम्मीदवार की भांति वहां पे जा सकते हैं। जैसा कि जब प्रशांत किशोर के नामों की लेकर चर्चा हो रही थी उस समय इस तरह की अटकलबाजी हो भी रही थी, लेकिन घोषित तौर पे अगर वो आ जाते तो शायद बीजेपी के लिए लाभदायक होता, क्योंकि उनको महागठबंधन की बी टीम बनाना हमेशा के लिए आसान हो जाता। इसीलिए निर्णय लिया गया और इस पे तेजस्वी यादव को तैयार किया गया। बाकायदा प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव से बातचीत किए और उन्हें समझाएं कि बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर और अब तक महागठबंधन के भीतर जो आरजेडी और कांग्रेस में जो आपस में ठनी है, जो अभी तक सुलह या संवाद की स्थिति नहीं बन पाई है, उसके लिए अगर एक वातावरण तैयार करना है तो आरजेडी खानापूर्ति तरीके से इस चुनाव के मैदान में आए, लेकिन वो उस तरीके का प्रचार न करे ताकि विपक्षी जो वोट है उसमें बिखराव न हो। और इसके बदले में और ऐसा करके कोई ये डील तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में नहीं है, ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी में है। और ऐसा करके एक वातावरण तैयार हो सकता है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को यह भी समझाया गया कि देखिए, यहाँ से जीतना प्रशांत किशोर के लिए कठिन है। अगर वो हार जाएंगे तो भी आपके लिए आसान होगा हमेशा के लिए कहना कि आप तो खुद चुनाव हार गए, उससे पहले आपकी पार्टी चुनाव में हार गई। इस तरीके से तेजस्वी यादव को कहा गया और तेजस्वी यादव का जो बाल मस्तिष्क है इस बात को सहज ही स्वीकार कर लिया। हालांकि आज के समय में मैं अगर आज की बात करूं तो बिहार का जो प्रबुद्ध मुस्लिम तबका है वो तेजस्वी यादव के इस निर्णय से बेहद नाराज है। लेकिन खैर, इस तरीके से एक डील हुई और यही कारण था कि वो विदेश चले गए। देखिए, विदेश इतनी हड़बड़ी में गए कि 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस था और वो 1 तारीख को बना के चले गए। जी जी। और हम लोगों ने पहले भी इस बात की चर्चा की है
कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बिना पार्टी के झंडा, बिना पार्टी के बैनर के प्रचार कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ एक निर्णय हुआ कि प्रशांत किशोर टक्कर में आएंगे अगर विपक्षी पार्टी का जो वोट उसमें बिखराव नहीं हो, और फिर प्रशांत किशोर आए। अब जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, अब जीत तो इतनी बड़ी हुई है कि सभी पार्टियों का वोट लिए, सभी पार्टियों का, या यूं कहें कि सभी बूथों पे, लगभग सभी बूथों पे प्रशांत किशोर की जीत हुई है। जहां से उम्मीदवार बीजेपी के थे उस बूथ से भी जीत हुई है। जो बूथ रामकृपाल यादव का था वहां से भी उनकी जीत हुई है। जो केंद्रीय मंत्री रहे बिहार के कद्दावर नेता और सांसद हैं रविशंकर जी, उनका जो बूथ था वहां से भी प्रशांत किशोर की जीत हुई है। यादव का वोट आया। निशांत कुमार के चुनाव प्रचार के बावजूद भी मुश्किल से 3-4% से अधिक कुर्मी समाज बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाया। तो क्या वास्तव में प्रशांत किशोर इतनी लोकप्रिय हो गए, या फिर हर जगह जो नाराज था, हर तबका जो नाराज था अपने अपने आकाओं से, अपने अपने जो राजनीतिक नेतृत्व से, उन सबों को एक ऐसा स्पेस मिला कि वो एक प्रभावशाली तरीके से, वो कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से दें, वो देने का मौका मिला। प्रशांत किशोर ने जितना भी नैरेटिव किया उसमें एक नैरेटिव सबसे काम हुआ, लोगों के इसका असर सभी लोगों के दिलो दिमाग पे आया। वो जो बोलते थे कि इस चुनाव से न तो सरकार की सेहत पे कोई असर होगा, न आरजेडी का जो सेहत है, राजनीतिक स्थिति है, उस पर कोई असर होगा। लोगों को लगा कि हाँ, अगर हम वोट देंगे तो ये सरकार न बदलेगी न बिखरेगी, लेकिन हमारी जो नाराजगी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, तो निश्चित तौर पे संदेश मोदी तक जाएगा। तो इस तरीके से एक माहौल हुआ। उनका जो ये नैरेटिव है वो बहुत काम कर गया। अन्य सभी जितने भी नैरेटिव थे उनका उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उस नैरेटिव से लोग स्वयं नाराज थे, पहले से नाराज थे। नाराज लोगों का जो नैरेटिव है उसका उपयोग जनसुराज ने किया, लेकिन अपने हिस्से का एक नया नैरेटिव तो था, वो प्रशांत किशोर का ही था कि एक यही मौका है जो बिना सरकार को चोट पहुंचाए, उनको क्षति पहुंचाए, आप हमें वोट दीजिए। अब देखिए, ये तो स्टोरी हो गई कि महागठबंधन का वोट उनको इतना मिल गया। उसके बाद बीजेपी हिस्से का जो वोट मिला, दरअसल बीजेपी के भी हर हिस्से का वोट मिला। इसमें भी कई स्टेज बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो बीजेपी असफल ही होती चली गई। पहली बात यह है कि बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, चाहे तो वो भरत तिवारी इनकाउंटर मसला से नाराज हों, या फिर नेतृत्व से नाराज हों, उम्मीदवार से नाराज हों। पहले बीजेपी को कहा जाता था कि वो सालों भर चुनाव प्रचार में रहते थे। वो इसलिए ये कहावत बीजेपी के लिए कही जाती थी क्योंकि बीजेपी के नेता हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से एक संवाद करते थे। बीजेपी के नेता पिछले 1 सालों से वो संवाद वाली स्थिति में नहीं है। वो उनका अपने जनाधार से, जो जिस पार्टी का नेता है, जहाँ का विधायक है, जहाँ का कार्यकर्ता है, अब कार्यकर्ता सम्मेलनों में खाना पूर्ति होती है, वो एक संवाद नहीं करते हैं। और अगर संवाद करते रहते हैं तो कार्यकर्ताओं का या अपने जन समर्थकों का आक्रोश झेलना भी होता है, उनका भड़ास भी निकलता है। वो वही असली रूट था मैसेज जाने का, वो कभी हुआ नहीं। उसके बाद जो जिस तरीके से बीजेपी में अभी अनुशासन का डर दिखा के जो डमी कल्चर प्रमोट हो रहा है, आप अध्यक्ष बना दे डमी, आप उम्मीदवार बना दे डमी, किसी को किसी पद पे बना दे डमी, उससे एक जो नाराजगी हुआ और किसी को किसी के साथ संवाद नहीं हुआ, ये आक्रोश तो बीजेपी में था ही। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी कई बार आपसे चर्चा किया है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से बांकीपुर में कोई उत्साह नहीं है, कहीं कोई उत्साह नहीं है। तो अगर उत्साह क्यों नहीं है, इसका मतलब है कि निराशा है। इतने बड़े पद पे भी जाने के बाद अगर बिहार में कोई उत्साहित नहीं, इसका मतलब कि निराशा है। इसको कभी भी डिकोड किया ही नहीं गया बीजेपी की ओर से, इसीलिए उनका हर तबका नाराज रहा। और जो उनके जो 40 चुनावी महारथी आए, वो लोग वैसे ही आए कि जैसे लगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश है, उस निर्देश के अनुसार, उस निर्देश में कोई गड़बड़ी न हो, कोई अवमानना न हो, ताकि पार्टी उन पे कोई कार्रवाई नहीं करे। वो भी खाना पूर्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं कि रियल में वो संवाद करें। और उन्हें भी आक्रोश झेलना पड़ा है जहां भी निकले संवाद बिल्कुल उनको झेलना पड़ा है। इस तरीके से बीजेपी का जो बाउंड्री था, जो जिससे वो वोटों को बांध के रखते थे, वो खत्म हो गया। देखिए, लोग कहता है कि यूजीसी का मसला, देखिए यूजीसी का मसला जो था वो तो कोर्ट में गया है। आप कल्पना कीजिए कि राम जन्मभूमि का फैसला कोर्ट से आया तो लोगों को सहज विश्वास हो गया कि ये निर्णय प्रधानमंत्री ने करवाया है, कोर्ट ने किया, ये तो कोई नहीं मानता है। तो यूजीसी का मसला अगर कोर्ट में विचाराधीन है, फिर लोग ये क्यों नहीं विश्वास कर रहा है कि ये कि कोर्ट में गया है, इसका मतलब कि मोदी जी इसको रोकवाना चाहते हैं। इसका मतलब कि अब जो संवाद खत्म हुआ तो वोट
सबको जो बांध के रखने वाली जो बाउंड्री थी बीजेपी की, ये टूट गई। यही कारण था कि हर तबके का जो आक्रोश था वो बाहर निकल गया। आप कायस्थ की बात करेंगे, कायस्थ में नितिन नवीन को सीट मिला, काश भी टूटे हैं। कायस्थ भरपूर टूटे हैं, ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण से कम टूटे हैं, भरपूर टूटे हैं। देखिए कौन तबका भरपूर नहीं टूटा, ये बताता है कि बिल्कुल बाउंड्री टूटा और फ्लो में बह गया, जितना भी खुमार था वो बह गया, इसलिए सारा प्रशांत किशोर की ओर चला गया। दूसरी बात यह है कि एक जो मैसेज जा रहा था कुर्मी समाज में या जो गैर यादव पिछड़े समाज में, जो मैसेज गया अति पिछड़ी जातियों में, जिससे आप नीतीश कुमार का जनाधार कहिए, उनमें मैसेज नीतीश कुमार को पद से हटाने का नहीं है कि वो बीजेपी ने हटा दिया, क्योंकि हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है। यह है उनका उनका जो मूल आक्रोश इस बात का है कि जदयू को बीजेपी कैप्चर की हुई है। निशांत कुमार अभी जदयू के दो बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा की पहरेदारी में है। अब देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से कौन मिलेगा, ये उनके दो अंगरक्षक तय करते हैं। अब निशांत कुमार कहाँ जाएंगे, ये दो व्यक्ति तय करते हैं। तो उनका जो मुख्य जनाधार है, जो कुर्मी समाज है या जो अति पिछड़ा समाज है, उनको लगता है कि जो निशांत कुमार है उनको बीजेपी हैंडल कर रही है। इसका जो आक्रोश है वो इतना प्रबल है कि निशांत कुमार के प्रचार के बावजूद भी कुर्मी समाज जो है वो प्रशांत किशोर को वोट दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो अगर आप पूरे परिदृश्य में कहेंगे, देखिए आरजेडी का जो वोट आया वो आया, लेकिन अगर बीजेपी अपना वोट रोक लेती तो भी प्रशांत जीत नहीं पाते। लेकिन बीजेपी का और सब बीजेपी में भी अगर आप अग्री जातियों की बात करें तो अग्री जातियों का वोट परसेंटेज को छोड़ दीजिए, वोट टर्नआउट उनका 15-16% होता नहीं है। उनके लोग 16-15% से ज़्यादा बाहर निकल के वोट नहीं देते हैं। असली जो सफलता की कुंजी रही है वो गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ा समाज। यादव भी बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन जो असली ताकत है वो अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज रहा, जो जिसके कारण बीजेपी जीतती रही है। तो वहां पे ये मैसेज चला गया कि संजय झा और ललन सिंह जदयू को हैंडल कर रहे हैं, तो इससे सबसे अधिक झटका लगा है और वो लोग भी एक आक्रोश में एंटी बीजेपी वोट मुखर होकर दे दिए। तो ये कारण रहा कि ये नाराज लोगों की एकजुटता रही और इसके कारण ही बीजेपी धराशायी हो गया। तो ये कुछ बड़े कारण रहे और मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं अब डिकोड करने के लिए। एक-एक फैक्टर पे रामबंधु वत्स सर ने चीजों को टटोलते हुए और बड़ी बारीक जानकारी, कहीं न कहीं जिस तरीके से एक-एक वोटर बिखरा हुआ और सेंधमारी, जो डर था कि आरजेडी की वोट को किस तरीके से प्रशांत ले पाएंगे, इसमें बड़ी सेंधमारी देखने को मिली। बीजेपी के कोर वोटर, जो कैडर पार्टी के वोटर है, उनकी भी सेंधमारी बड़ी स्तर पर की गई है। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी सिर्फ एक लाइन की नहीं रही थी, पीछे से बैक सपोर्ट की बात कर ले, बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात कर ले और साथ-साथ जो एक सपोर्ट मिला है साइलेंट वोटर का, वो भी कहीं न कहीं जीत का रास्ता तय करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।